तो यह है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इसमें एक्टिविटी है 1.9। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। आपको 3 आयरन की कील लेनी है और उसे साफ़ करना है सैंड पेपर से। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क एज ए एंड बी। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, दोनों में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है, ये ब्लू कलर वाली, और दोनों को मार्क करना है ए और बी से। टाई 2 आयरन नेल्स विथ अ थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी। और टेस्ट ट्यूब बी में 2 कीलों को इस तरह से बांध के और लटका के रखना है 20 मिनट तक। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपेरिजन। और जो 3 आयरन नेल आपने लिया था उसमें से एक आपको बाहर रखना है कंपेयर करने के लिए। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। और उसके बाद आप 20 मिनट बाद इन आयरन नेल्स को बाहर निकाल लें और उसके बाद जो हमारा टेस्ट ट्यूब ए जो हमने रखा हुआ है उसको टेस्ट ट्यूब बी से कंपेयर करके देखें और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का के कलर में जो कुछ भी चेंज हुआ है उसे आप कंपेयर करके देखें। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ 1 केप्ट असाइड। और जो 3 आयरन नेल्स हमने लिए थे उनसे ये 2 आयरन नेल्स को कंपेयर करके देखें कि क्या कलर चेंज हुआ है। तो ये देखिए, ये जो आयरन नेल आप देख रहे हैं ये वो आयरन नेल है जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से बाहर निकाली गई है, और ये वो आयरन नेल है जो हमने बाहर कंपैरिजन के लिए रखा था। और ये टेस्ट ट्यूब बी है और ये टेस्ट ट्यूब ए है और ये टेस्ट ट्यूब बी है। इसमें हमने आयरन नेल्स को डाला था जिससे इसका कलर चेंज हुआ है, और ये टेस्ट ट्यूब ए है जिसे हमने कंपैरिजन के लिए रखा था। तो आप देख सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब बी का कलर जो है वो चेंज कर गया है और टेस्ट ट्यूब ए का जो कलर है वो अभी वही है। और यहाँ आयरन नेल्स का कलर, ये जो आयरन नेल हमने बाहर निकाला था टेस्ट ट्यूब बी से, उसका कलर चेंज्ड है, और ये नया वाला तो बिल्कुल आयरन की तरह दिख रहा है। The iron nail and the copper sulfate solution compared before and after the experiment. Why does the nail become brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fade? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि भैया आयरन नेल का कलर और ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर चेंज हुआ तो हुआ क्यों? The following chemical reaction take place in this activity. तो यहाँ जो कुछ भी हुआ उसका जो रिएक्शन है वो यहाँ है। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ये वो रिएक्शन है। तो आयरन को हमने डाला था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। ये जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जब कभी भी हम आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये कॉपर को डिस्प्लेस करके बाहर निकाल देगा और कॉपर की जगह पे खुद यहाँ सल्फेट सॉल्यूशन बन के बैठ जाएगा। तो ये जो वाइट कलर आप देख रहे हैं वो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन का है, ना कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। कॉपर यहाँ नीचे आपको जमा दिखेगा, ठीक है। इन दिस रिएक्शन, सॉरी, कॉपर आपको जमा नहीं दिखेगा, कॉपर ये जो आयरन नेल है इसके ऊपर जमा हो जाएगा। In this reaction, iron has displaced or removed another element copper from the copper sulfate solution. This reaction is also known as displacement reaction, और इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, ये जो कॉपर को डिस्प्लेस किया गया आयरन के द्वारा। अदर एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कुछ और भी एग्जांपल हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, आप देख सकते हैं। जैसे आप जिंक को डालेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तो जिंक भी ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, वो कॉपर को बाहर निकाल देगा, जिंक यहाँ पे सॉल्यूशन में आ जाएगा। आप लीड को डालें कॉपर क्लोराइड में तो यहाँ पे लीड जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कॉपर को बाहर निकाल देगा और लीड क्लोराइड बना लेगा। तो ये सारे जो हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल हैं। जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स दैन कॉपर। तो जिंक और लीड मोर रिएक्टिव हैं। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है, पूरी की पूरी लिस्ट होती है जिससे हम डिसाइड करते हैं, वो आप देखेंगे आगे चल के। दे डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने कम रिएक्टिव वाले को सॉल्यूशन से बाहर निकाल सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं 1.2.4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक एक्टिविटी है 1.10। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में आपको 3 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। और दूसरे टेस्ट ट्यूब में BaCl2 बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लीजिए और मिक्स द टू सॉल्यूशन, और दोनों को मिला के देखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और आपको क्या पता चलता है? यू विल ऑब्जर्व दैट द वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। आप अगर दोनों को मिलाएंगे तो आपको मिलेगा एक उजला कलर का सब्सटेंस जो कि पानी में नहीं घुलता, और वैसे सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। और ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहा हो उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट।
एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसा कोई भी रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट बनाता हो उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ये जो रिएक्शन है यहाँ पे मिलाने के बाद ये रिएक्शन हो रही है Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस NaCl। तो ये जब आपस में मिलेंगे तो ये Na जो है वो यहाँ आ जाएगा और ये Ba यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेरियम सल्फेट बना है और NaCl बना है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है कि दोनों चीज़ें, पहले जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था उसमें कोई एक चीज़ डिस्प्लेस हो रही थी, जैसे हम आयरन डाल रहे थे कॉपर सल्फेट में तो आयरन सल्फेट बन रहा था और कॉपर बाहर निकल रहा था। यहाँ पे ये आपस में इंटरचेंज हो जा रहे हैं जिस कारण ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। व्हाट कॉजेज दिस, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कारण क्या है? तो यहाँ पे कारण है दिस द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 2 माइनस एंड Ba2 प्लस। ये आयन्स हैं, ये आयन के एक्सचेंज के कारण रिएक्शन हो रही है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। यहाँ पे NaCl बना है जो कि सॉल्यूशन में ही रहेगा। Such reactions in which there is an exchange of ions between the reactant is called double displacement reaction। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें आयन का एक्सचेंज हो रहा हो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है और यहाँ है 1.2.5 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसे देख लेते हैं। एक्टिविटी 1.11 हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। एक चाइना डिश में, ये जो बाउल टाइप का चीज़ आपको दिख रहा है ये चाइना डिश है और इसमें ब्राउन कलर का ये जो है कॉपर पाउडर है वो, और इसको यहाँ पे रख के और इसे हीट करना है। तो अगर आप इसे हीट करेंगे तो ये जो कॉपर पाउडर है वो ब्लैक हो जाएगा। और ये ब्लैक क्यों होगा? क्योंकि कॉपर जो होगा वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और कॉपर ऑक्साइड बनाएगा और कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। तो द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड? ये ब्लैक क्यों फॉर्म हुआ? क्योंकि दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना लिया। तो यहाँ ये रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड प्लस O2 CuO बना रहा है। इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड मटेरियल CuO, और यहाँ जो इसने आपने इसको हीट करके जो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बनाया है, अगर आप इसके ऊपर हाइड्रोजन पास करेंगे तो ये ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेगा और आपका जो कॉपर ऑक्साइड जो कॉपर था ब्राउन कलर का वो आप वापस पा सकते हैं। If hydrogen gas is passed over the heated material CuO, the black coating on the copper turns brown as the reverse reaction take place and the copper is obtained। तो इस रिएक्शन को उलट सकते हैं आप इस रिएक्शन से, और दोनों को ही गर्म करते हैं हाइड्रोजन पास करने समय। हीट यहाँ पे किया जा रहा है, जो एरो है उसके ऊपर लिखा गया है। इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है तो उसे हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। इफ़ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस। अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज कर रहा हो तो उसे हम रिड्यूस, उसे कहते हैं कि सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, मतलब है कि कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यहाँ पे कॉपर जो है वो ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा है, मतलब है कि कॉपर यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। तो ऊपर वाले में ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, नीचे वाले में रिडक्शन हो रहा है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 1.29, यह है 1.29, द कॉपर 2 ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग रिड्यूस। तो ये ऑक्सीजन लूज कर रहा है और रिड्यूस हो रहा है। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन पा रहा है और H2O बना रहा है जिस कारण वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। In other words, one reactant get oxidized while the other get reduced during a reaction। तो किसी भी रिएक्शन में एक जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा। वन रिएक्टेंट गेट, ठीक है, ड्यूरिंग सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा हो दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा हो साइमल्टेनियसली, तो वैसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। उसका फुल फॉर्म है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो इसे पिक्चरल तरीके से दिखाया गया है। आप देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ रिडक्शन। तो सम अदर एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, कुछ और भी एग्जांपल हैं जहाँ पे साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। पीछे देखिए जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, यहाँ पे जिंक जो है वो ऑक्सीजन लूज कर रहा है और कार्बन ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो यहाँ पे जिंक रिड्यूस हो रहा है और कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। इन रिएक्शन 1.31 ये है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO एंड ZnO इज रिड्यूस्ड। तो ZnO रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस टू Zn।
In reaction 1.31 HCl is oxidized to Cl2 whereas MnO is reduced to MnCl2. तो एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है. From the above example we can say that if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction it is oxidized. अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा हो और हाइड्रोजन लूज कर रहा हो तो वैसे सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइज्ड कहते हैं और उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं. और अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज़ कर रहा हो और हाइड्रोजन गेन कर रहा हो तो वैसे सब्सटेंस को हम रिड्यूस्ड कहते हैं और उस रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं. तो हैव यू ऑब्जर्व दिस इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ. तो ये कुछ एवरीडे लाइफ से एग्जांपल है कोरोजन का और रेंसिडिटी का. तो यू तो पढ़ते हैं यहाँ पे कोरोजन. यू हैव ऑब्जर्व्ड द आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू. आपने देखा होगा कि जो नए आयरन की चीज़ें होती हैं वो शाइनी होती हैं बट गेट कोटेड विथ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम. और कुछ देर छोड़ देने के बाद वो रेडिश ब्राउन पाउडर में कन्वर्ट हो जाती हैं. तो ऐसा कोरोजन के कारण होता है. दिस प्रोसेस इज़ कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन और इस प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं. Some other metals also get tarnished in this manner. टार्निश कहते हैं उसके रंग बदलने को, उसे ख़राब होने को. तो हैव यू नोटिस द कलर कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर. आपने देखा होगा कि कॉपर का कोई भी सब्सटेंस हो तो वो ग्रीन एक कोटिंग चढ़ जाता है उसके ऊपर अगर आप बहुत दिन तक उसको यूज़ नहीं कीजिएगा. और सिल्वर जो चांदी होती है अगर वो पुराना चांदी आपने देखा हो घर में तो ब्लैक कलर उसके ऊपर आ जाता है तो उसे साफ़ कराया जाता है. When a metal is attacked by substances around it such as moisture, acid, etc., it is said to corrode and this process is known as corrosion. तो अगर किसी को किसी ऐसा मेटल हो उस पर अगर अटैक हो एसिड का, मॉइस्चर का या फिर उसे बहुत दिन तक छोड़ दिया जाए तो ऐसे भी हो जाता है. The black coating on silver and the green coating on copper are some example of corrosion. तो corrosion के कुछ एग्जाम्पल हैं जो कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कोटिंग आता है और सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक कोटिंग आता है वो corrosion के कुछ एग्जाम्पल हैं. और कॉपर जो ये corrosion है वो क्या क्या चीज़ हमारे लिए समस्याएं पैदा करता है. वो corrosion जो है वो हमारे कार के जो बॉडी हैं उसको ख़राब कर देता है. जो हमारे पुल हैं ब्रिजेज उनको ख़राब करता है. आयरन रेलिंग को ख़राब करता है. जो आयरन रेलिंग हमारे छत पे बने होते हैं उन्हें ख़राब करता है. जो शिप्स जो जहाज हैं उनको ख़राब करता है. और वैसे सभी चीज़ें जो मेटल से बनी हैं उनको ख़राब करता है. स्पेशली जो आयरन से बनी चीज़ें हैं उनको ख़राब करता है कोरोजन. रस्टिंग से आप जानते होंगे कि बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ती हैं सरकार को हर साल. Corrosion of iron is a serious problem. Every year an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. ठीक है, you will learn about more in corrosion in chapter 3. Chapter 3 में बताया जाएगा corrosion के बारे में. Rancidity. Have you ever tested or smelled fat or oil containing food materials left for some time? कुछ दिन अगर छोड़ दिया जाए कोई ऐसा सब्सटेंस जो फैट कंटेन करता हो या फिर ऑयल कंटेन करता हो तो वो कुछ अजीब तरह का स्मेल करने लगता है. फाउल स्मेल करता है, गंदा तरह का स्मेल करता है. व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रैंसीड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज. तो अगर आप छोड़ देंगे फैट और ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस को तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और वो रैंसिडिटी होने लगता है उसके साथ. और Usually substance which prevent oxidation, antioxidants are added to food containing fats and oils. तो जैसे आप पोटैटो चिप्स का एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे. पोटैटो चिप्स में आप देखा होगा उसके जो पैकेट्स होते हैं जैसे लेज के पैकेट्स एक्सेट्रा और तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है उसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट से बचाने के लिए जिस कारण वो ऑक्सीडाइज ना हो सके और रेंसिडिटी से बच सके क्योंकि फूड का जो टेस्ट है वो बचा रहे. Keeping food in airtight containers help to slow down the oxidation. Do you know that the chips manufacturer usually flush bags of chips with gas such as nitrogen to prevent chips from getting oxidized? तो चिप्स वाले नाइट्रोजन भरते हैं अपने बॉक्स में, चिप्स तो होता नहीं. और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ को क्या इन टेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ से आपके एक्सरसाइज शुरू हैं. तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन एक्सरसाइज पर आपको वीडियो बना के दूं तो आप नीचे कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को और ऐसे ही बने रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. आपका दिन शुभ हो.